हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूनम इंस्टीट्यूट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी, जिसमें हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र एक क्लास में एक चैप्टर को हम क्लियर करेंगे यहाँ से। तो हम थ्योरी प्लस पीवाईक्यू इस वीडियो में देखेंगे। हम वही पीवाईक्यू देखेंगे जो कि परीक्षा में प्रश्न बनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी थ्योरी को हम। तो सबसे पहले श्वसन के बारे में जब हम देखते हैं, हमारा जो श्वसन है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जलना तथा कार्बन डाइऑक्साइड व जल ऊर्जा का मुक्त होना या जल ऊर्जा का मुक्त करना श्वसन कहलाता है। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जलता है, ग्लूकोज जलने से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। सामान्य तौर पर जो हम कहते हैं कि जो सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं उसे हम श्वसन कहते हैं, लेकिन वो श्वसन नहीं, वो श्वासोच्छ्वास है। श्वसन ये होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में बॉडी के अंदर ग्लूकोज का जलना, कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा का निकलना ही श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट पेज पर अपने चलते हैं कि श्वसन के विभिन्न पद होते हैं तो उनके बारे में जब हम देखेंगे तो श्वसन एक अपचयी क्रिया होने के साथ साथ एक जैव रासायनिक प्रक्रम भी है। यहाँ से प्रश्न एक बनता है हमारा कि श्वसन कैसी क्रिया है। तो श्वसन एक अपचयी क्रिया है और जैव रासायनिक प्रक्रम भी है। श्वसन की प्रक्रिया में श्वसन आधारीय पदार्थ के रूप में ग्लूकोज का प्रयोग होता है। श्वसन की जो प्रक्रिया है उसमें ग्लूकोज का प्रयोग होता है श्वसन आधारीय पदार्थ के रूप में। जो ग्लूकोज होता है वो कार्बन के 6 अणुओं से बना एक यौगिक होता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। श्वसन के पद जो हमारे हैं वो है ग्लाइकोलिसिस, एसिटल कोएंजाइम, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, ऑक्सीकरण। ये जो हैं ये श्वसन के पद हैं। जो यहाँ से देख लेते हैं कि श्वसन के जो चरण होते हैं वो 2 चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। एक होता है हमारा ब्रीदिंग, दूसरा है गैसीय परिवहन। ब्रीदिंग जो होता है जिस सामान्य तौर पर जिसे हम सांस लेना या सांस छोड़ना कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, तो वो हमारा ब्रीदिंग है। और गैसीय परिवहन, और ये दोनों जो है वो बाह्य श्वसन के अंतर्गत आते हैं। और जो है हमारा कोशिकीय श्वसन होता है जो कि आंतरिक श्वसन होता है। कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत ही जो हमारा कोशिकीय श्वसन है उसके अंतर्गत ही ये ग्लाइकोलिसिस, एसिटिल कोएंजाइम, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण, ये पांचों प्रक्रियाएं आंतरिक श्वसन के अंतर्गत कंप्लीट होती हैं। तो हम एक एक करके यहाँ से ग्लाइकोलिसिस के बारे में पहले देखते हैं। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं होती है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती तथा यह वायवीय या अवायवीय दोनों प्रकार के जीवों में होती। यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में सांस लेने वाले या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सांस लेने वाले दोनों प्रकार के जीवों में संपन्न होती है। इस क्रिया विधि में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। जो हमारा पायरुविक अम्ल का फार्मूला है वो CH3COCOOH पायरुविक अम्ल का फार्मूला है। फिर नेक्स्ट पेज पर हम यहाँ चलते हैं तो देखते हैं कि यह प्रक्रिया जो है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। जो यह प्रक्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। इस प्रक्रिया के बाद की प्रक्रिया O2 की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। ग्लाइकोलिसिस है जो कि O2 की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करती है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति पर भी होती है, लेकिन उसके बाद की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो O2 की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों पर निर्भर करती हैं। आप देख सकते हैं एक ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एसिटल कोएंजाइम का निर्माण। पायरुविक अम्ल वायवीय ऑक्सीकरण की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश करता है। जो पायरुविक अम्ल बनता है हमारा वो वायवीय ऑक्सीकरण की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश कर जाता है तथा O2 की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल का ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बी कार्बोक्सिलीकरण माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। इसके बाद एसिटल कोएंजाइम का निर्माण हो जाता है। फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं, क्रेब्स चक्र के बारे में देखते हैं। पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर उसके बाद एसिटल कोएंजाइम का निर्माण होता है। एसिटल कोएंजाइम के निर्माण के बाद हमारी जो तीसरी प्रोसेस होती है वो होती है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र की खोज सर हेंस क्रेब ने की थी। यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। ये तीनों प्रक्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती हैं। इसका जो सबसे पहला बनने वाला उत्पाद है वो सिट्रिक अम्ल है। यहाँ से जो क्रेब्स चक्र है इसका दूसरा नाम जो हमारा है वो सिट्रिक अम्ल भी है। और हम यहाँ से अन्य और पॉइंट को भी देखते हैं तो देखते हैं कि जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं।
जो हमारा क्रेब्स चक्र की साइकिल में जो सिट्रिक अम्ल बनता है जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं, इसी कारण से क्रेब्स चक्र को ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। क्रेब्स चक्र के अंत में, जब ये सारी प्रक्रिया के अंत में जब सबसे लास्ट में जो एक उत्पाद बनता है उसे ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है या उसे ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु से 2 एटीपी ऊर्जा भी प्राप्त होती है और फिर आगे की प्रक्रिया जो हमारी होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, जल व 36 एटीपी ऊर्जा भी बनती है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की प्रक्रिया। इन पॉइंटों से पेपर में क्वेश्चन कम बनते हैं या फिर कहा जाए कि नहीं बनते, लेकिन फिर भी हम इन्हें एक बार देख लेते हैं। यह एक उपापचयी पथ है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक से दूसरे वाहक में स्थानांतरित होता है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र कहते हैं। ऑक्सीकृत फास्फोरीकरण, ऑक्सीजन की उपस्थिति में फास्फोरीकरण की क्रिया द्वारा एडीपी से एटीपी का निर्माण क्रिया ऑक्सीकृत फास्फोरीकरण कहलाती है। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं, श्वसन और दहन में अंतर। कि श्वसन क्या है और दहन क्या है। श्वसन जो है ये एक रासायनिक, जैव रासायनिक प्रक्रम, जबकि दहन जो हमारा भौतिक रासायनिक प्रक्रम। एटीपी का निर्माण होता है, श्वसन के दौरान एटीपी का निर्माण होता है, लेकिन दहन में एटीपी का निर्माण नहीं होता है। इसमें मध्यस्थ यौगिक बनते हैं और इसमें नहीं बनते हैं। श्वसन के लिए जीवित कोशिकाओं की ज़रूरत होती है, लेकिन दहन के लिए जीवित कोशिकाओं की ज़रूरत नहीं होती है। फिर नेक्स्ट पेज पर हम अपना चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों से रहेगा कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। श्वसन के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं। तो श्वसन हमारे 2 प्रकार से, एक आंतरिक श्वसन, एक बाह्य श्वसन। तो 2 प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में भी बताइएगा। मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आगे हम देखते हैं श्वासोच्छ्वास। जो हमारा दूसरा था कि बाहरी श्वसन। बाहरी श्वसन के अंतर्गत हमारा श्वासोच्छ्वास था, जिसमें हम सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेना में है कि हवा की मात्रा को लेने से फेफड़ों के आयतन का आकार बढ़ता है और डायफ्राम की गति नीचे की ओर होती है। जब यहाँ से हम हृदय वो डायफ्राम बनाते हैं, फेफड़े अपने बनाते हैं, तो फेफड़ों के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ से फेफड़े हैं, जब हम हवा अंदर की तरफ खींचते हैं तो जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे की तरफ चला जाता है, वैसे चपटा हुआ हो जाता है। लेकिन जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो हमारे हवा जो हमारी होती है वो बाहर निकलती है। बाहर निकलने से जो हमारा इसका आकार होता है वो इस तरह का कुछ हो जाता है। तो देख सकते हैं कि श्वास छोड़ने के दौरान फेफड़ों का आकार घटता है, डायफ्राम की गति ऊपर की हो जाती है, जो नीचे की ओर थी और ऊपर की ओर हो जाती है। ये गुंबद के आकार का हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। सामान्य ब्रीदिंग में एक व्यक्ति एक बार में 500 ml हवा ग्रहण करता है। एक सामान्य सांस लेने की प्रक्रिया, सांस लेना और छोड़ने की प्रक्रिया में 500 ml हवा ग्रहण करता है। सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीदिंग करता है, या 12 से 16 बार 1 मिनट में सांस लेता है और छोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो पहले हम इसके डायग्राम से देख लेते हैं कि जो एयर होती है हमारी नासाद्वार व मुखगुहा दोनों से प्रवेश करती है और इससे प्रवेश करते हुए यह ग्रसनी में जाती है, ग्रसनी से कंठ में प्रवेश करती है, कंठ से आगे हमारी 2 पाइप नलियाँ पाई जाती हैं, जिसे हम श्वास नली, एक फोर्थ पाइप आ जाता है। तो फोर्थ पाइप हमारी एयर की बात हो रही है यहाँ पर, तो फोर्थ पाइप नहीं, श्वास नली की बात होगी। श्वसनी के द्वारा होते हुए श्वसनी में वलय भी उपस्थित होते हैं। तो इसके द्वारा होते हुए यह श्वसनी में पहुंचती है, श्वसनी से यह श्वसनिका में पहुंचती है। श्वसनिका जो हमारी होती है वो श्वसनी में ऐसे फैली हुई संरचना होती है जो गुच्छे की तरह ब्रांच में बढ़ जाती है, यह हमारी श्वसनिका है। और फिर आगे हम इसमें छोटे छोटे ऐसे गुम्बद की तरह लगे हुए हैं, जिसे हम एल्वियोली या फिर कोपिका कोश कहते हैं, जिनमें हवा एयर जाके भर जाती है। और ये हमारे नीचे की तरफ डायफ्राम लगा। अगर हम हवा को छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर चला जाता है और हवा को लेते हैं तो डायफ्राम कुछ इस तरह से नीचे आ जाता है। तो आगे हम देखते हैं अब इस ऐसे थ्योरी से कि जो इसका नोट है कि कोपिका को श्वसन तंत्र का क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ये पॉइंट पूछा जाता है कि श्वसन की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो हमारी कोपिका है, इसे एल्वियोली भी कहते हैं। ट्रेकिया में उपस्थित निर्मित सी आकार की रिंग वलय पाई जाती है, जो वायु की अनुपस्थिति में श्वास नली को चिपकने से रोकती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सी आकार की वलय पाए जाते हैं, जो कि इसे रोकने से कुछ इस तरह होते हैं, इसे चिपकने से रोकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं।
गैसीय विनिमय, अब देखते हैं हमारा पॉइंट रहेगा गैसीय विनिमय। इसमें जो होता है कि जो ये हमारी एल्वियोली जिसे हम कूपिका कहते हैं, कूपिका जब हम एयर को लेते हैं तो ऑक्सीजन है वो ब्लड कॉर्पलरीज के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, और जो अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है तो उसी ब्लड कॉर्पलरी के द्वारा जो एल्वियोली होती हैं वो CO2 को अपने अंदर एब्जर्व कर लेती हैं और बाहर निकाल देती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। जो वायुमंडल में एयर जो हमारी पाई जाती है वो कितनी एयर पाई जाती है, तो नाइट्रोजन हमारी 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। हम देखते हैं जो हमारी नाइट्रोजन होती है, जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन सांस लेने के दौरान हमारे अंदर 28% जाती है, 21% ऑक्सीजन जाती है और इतनी कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। लेकिन जब हम उस एयर को छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन तो हमारी जितनी गई थी उतनी ही बैक हो जाती है, लेकिन ऑक्सीजन में 4% की कमी आ जाती है, 5% की कमी आ जाती है, क्योंकि 5% की जो कमी आती है उसका यूज हमारी बॉडी में कर लिया जाता है और 16% फिर से वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाती तो 0.03% है, बट शरीर के अंदर जो पहले से मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है वो सभी मिल करके बाहर जो वातावरण में आती है वो 4% आती है बाहर। यहाँ से और हमारा एक पॉइंट रह गई कि हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलकर के जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं, यह एक दम घुटने वाली गैस होती है। अगर यह इंसान की बॉडी के अंदर रहेगी तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। गैसों के विनिमय के दौरान ऑक्सीजन जो हमारा होता है, ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो 98% हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है वो 70% बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। यहाँ से हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है। अब देखते हैं श्वसन अंग कि कुछ जीव कैसे श्वसन करते हैं। जैसे स्तनधारी पक्षी सरिसृप फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। अमीबा युगलिना सतही शरीर की सतह से श्वसन क्रिया करते हैं। केंचुआ में त्वचा के द्वारा होता है, काकरोच में श्वास नली के और मछली में गड़फड़े के द्वारा श्वसन होता है। यहाँ से जो हमारा है वो श्वसन चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसकी हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसके कुछ पीवाइक्यूज को देखेंगे, जो इसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको देखेंगे जो कि पेपर में बनने की संभावना है। तो उन प्रश्नों को देखते हैं हम एक एक करके। काफ़ी क्वेश्चन से जैसे हमने रिस्पिरेशन के बारे में कंप्लीट किया थ्योरी, तो अब इसके क्वेश्चन भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन एक एक करके। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। मानव शरीर में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो मानव शरीर के किस अंग से होता है, तो हमारी एल्वियोली जिसे कूपिका कहते हैं उसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई क्या है। जो मनुष्य के फेफड़े होते हैं उसमें कार्यात्मक इकाई क्या है, तो हमारी एल्वियोली कार्यात्मक इकाई है, जो कि मैंने पिछले जो थ्योरी है उसमें बताया है। तो अब देखते हैं श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है। श्वसन का जो मुख्य उद्देश्य है भोजन पचाना, ऑक्सीजन प्राप्त करना एवं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, रक्त बनाना या हार्मोन्स बनाना। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है, श्वसन का जो कार्य है वो है ऑक्सीजन प्राप्त करना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वसन वर्णक कौन सा है। जो हमारा श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, माइलिन या केराटिन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है हमारा श्वसन वर्णक है। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। मनुष्य में श्वास नली को क्या कहा जाता है। जो मनुष्य में श्वास नली पाई जाती है उससे क्या कहते हैं, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ईसोफेगस, ट्रेकिया, ब्रांकियोल या एल्वियोली। तो जो हमारा ईसोफेगस है वो हमारे पाचन तंत्र में पाया जाता है, जबकि जो हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया हमारे श्वसन तंत्र का भाग होता है, या श्वास नली को हम ट्रेकिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वसन की दर को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है। जो श्वसन की दर नियंत्रित करता है वो मस्तिष्क का कौन सा भाग है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है मेंडुला ऑब्लिगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो मुख्यतः हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, जो कि 98% होता है। बाकी का जो 2% हमारा बचता है वो प्लाज्मा, प्लेटलेट, ल्यूकोप्लास्ट इन सभी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्वास लेने की प्रक्रिया कहलाती है। जो श्वास लेने की प्रक्रिया है हमारी वो क्या कहलाती है, तो हमारी प्रेरणा कहलाती है श्वास लेने की प्रक्रिया। उच्छ्वास के समय डायफ्राम कैसा होता है। उच्छ्वास के समय डायफ्राम हमारा सिकुड़ता है, शिथिल होता है, ऊपर नहीं जाता है, फैल जाता है। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा
वो क्या रहेगा कि शिथिल हो जाता है। श्वास के समय मतलब सांस छोड़ने के समय डायफ्राम हमारा ढीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो है बाइकार्बोनेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? जो मनुष्य के शरीर में दायां फेफड़े पाए जाते हैं। फेफड़े हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक दायां एक बायां। तो दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो रहेगा 3 लोब होते हैं दाएं फेफड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? तो दाएं में 3 होते हैं लेकिन बाएं में 2 लोब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामान्य श्वसन दर लगभग कितनी होती है? एक वयस्क मनुष्य में सामान्य श्वसन दर जो है वो कितनी होती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन है 5 से 8 मीटर, 12 से 15 मीटर, 25 से 30 मीटर, 35 से 40 मीटर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 12 से 20 मीटर, क्योंकि यहाँ पर 15 की जगह पर 20 होगा, आप लोग कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवाज़ उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है? ट्रेकिया, लैरिंक्स, फेफड़े, ब्रांकस। तो आवाज़ उत्पन्न करने के लिए ट्रेकिया का कोई रोल नहीं, फेफड़े का और ब्रांकस का कोई रोल ही नहीं होता है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है लैरिंक्स। लैरिंक्स जो होता है आवाज़ उत्पन्न करने वाला अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? जो फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली वो क्या कहलाती है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है प्लोरा। प्लोरा फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली है। जो हमारा पेरिकार्डियम है ये हृदय को ढकने वाली झिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वसन के समय कौन सी गैस बाहर निकलती है? जो श्वसन होता है, ये तो हमारा नॉर्मल से क्वेश्चन है तो सबको पता होगा ही कि श्वसन के समय कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी लाइसोसोम। तो कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है, जो इसके बारे में हम देखते हैं। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, एल्वियोली की दीवारें कैसी होती हैं? जो एल्वियोली पाई जाती है हमारे श्वसन तंत्र में, उसकी दीवारें कैसी होती है? तो एक मोटी कोशिकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य श्वास में कौन सी मांसपेशी प्रमुख भूमिका निभाती है? जो सामान्य तौर पर हम सांस लेते हैं इसमें कौन सी मांसपेशियाँ प्रमुख भूमिका निभाती हैं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डायफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? जो हीमोग्लोबिन है और ऑक्सीजन ये मिलकर क्या बनाते हैं? तो नाम से ही पता चलता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का ऑक्सी, हीमोग्लोबिन दोनों मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से लास्ट में हमारा भी रहेगा, वायुमंडल में कितने % ऑक्सीजन उपस्थित होती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये भी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स।